हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। अभी आपने ना थोड़े दिन पहले यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया था। आपने एक चीज़ नोटिस करी कि कुछ तो ऐसे लोग थे जिनके मेंस में मार्क्स बहुत अच्छे थे। ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स थे जो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। और एक चीज़ जहाँ पे आपको ना काफ़ी हद तक दिखेगी कि ऐसा फ़र्क क्यों आ रहा है, उसके पीछे एक मेजर रीज़न होता है आंसर राइटिंग का। आप किसी भी टॉपर से एक बार जाके डेफिनेटली पूछना, आपको डेफिनेटली रियलाइज होगा कि आंसर राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मेंस का। और बिना आंसर राइटिंग के जो आप कॉन्स्टेंटली इसको प्रैक्टिस करते हो, उसके बिना मेंस में अच्छा स्कोर करना एक काफ़ी डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। तो कहीं ना कहीं आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं, किस तरह से मेंस की, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है एंड इसको फुलफिल करके हम अपने मेंस के क्लियर करने के चांसेस को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर मैं आपसे जैसे एक सैम्पल क्वेश्चन दूं, मान लो जैसे GS4 का ये क्वेश्चन है और आपको बोलूं कि इसका आंसर मुझे लिख के बताइए। जैसे आप देख लीजिए, एटीट्यूड के ऊपर यहाँ पे 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, तो आपने शायद कहीं ना कहीं एटीट्यूड अपने एथिक्स के कंपोनेंट में कवर तो किया है, पर जैसे ही आप ना इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने जाओगे या मैं आपको बोलूं कि लिखो एक पेज पे, तो काफ़ी हद तक लिखने में दिक्कत आती है कि इसको कैसे लिखा जाए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो स्टार्ट ही नहीं कर पाते कि आंसर कैसे स्टार्ट करना है, राइट। और इसका रीज़न पता क्या है? देखो देखो, जब ना हम ग्रेजुएशन में होते हैं तो काफ़ी बार हम अपने ग्रेजुएशन में आंसर राइटिंग वहाँ पे बहुत कम होती है। हम लोग चीज़ें पढ़ते तो बहुत कुछ हैं, बट आंसर राइटिंग तरफ ध्यान नहीं जाता। और इस वजह से ये आंसर राइटिंग वाली चीज़ हमसे काफ़ी हद तक, काफ़ी लंबे टाइम से हम ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। और एक्चुअल में अगर मैं बताऊँ तो आंसर राइटिंग ना एक तरह का प्रोसेस है, और ये प्रोसेस है, एक स्किल कह लो, एक आर्ट कह लो, जो आप इसको कहना चाहो। तो कहीं ना कहीं इस स्किल को, इस आर्ट को, इस प्रोसेस को समझने के लिए एक हैबिट का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने हैबिट क्यों बोला? हैबिट इसलिए बोला क्योंकि इसमें लगता है, इस हैबिट को बनने में लगता है टाइम। यही सेम चीज़ आंसर राइटिंग के लिए एप्लीकेबल है कि ये डिमांड करती है कि आप इसको कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर टाइम दो। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि आप एक आंसर आज लिखना स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो हो सकता है आपको उस आंसर लिखने में 25 मिनट लग जाए, और ये क्वालिटी टाइम्स भी अच्छा आंसर ना हो, थोड़ा सा एवरेज या बिलो एवरेज आंसर ही हो। पर कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि मैं 25 मिनट ले रहा हूँ, क्या मैं आंसर लिख भी पाऊंगा कभी या नहीं, तो आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है। क्योंकि देखो, अब स्टार्टिंग से ही तो कोई ऐसे सीख के नहीं आता। हर चीज़ का एक ना प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं आप जब अपना पेंसिल आंसर लिखोगे तो आपको आंसर की क्वालिटी के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। हो सकता है कि जैसे आप ना, अभी हम मान लो जून 2022 में हैं, आपको हो सकता है आज 25 मिनट लग रहे हो। एक महीने बाद जब हम जुलाई में जाएंगे तो यहां से थोड़ी तो इंप्रूवमेंट आएगी या नहीं आएगी? एटलीस्ट चलो माइनर ही इंप्रूवमेंट आए, पर अगर आप रेगुलरली कर रहे हो तो हो सकता है कि ये चीज आप 15 मिनट तक पहुंच जाओ जो 25 मिनट में लिख रहे थे। और जो आंसर हम एवरेज कर रहे थे, जब हम अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करेंगे ना, तो ये एवरेज आंसर भी तो एक अबव एवरेज आंसर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? यहाँ पे फोकस होना चाहिए हमारा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर, कि यहाँ से मैं 25 से 15 तो अच्छा पहुंच गया, अब मैं इससे आगे कहाँ जाऊँ। तो कहीं ना जब हम अपने आप से कंपीट करने की कोशिश करते हैं कि हमने पिछला आंसर लिखा था, हमें अगला आंसर उससे बेहतर लिखना है, उस तरह से इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम इसको कम टाइम के अंदर भी इसको कर सकते हैं। उसी के साथ ही देखो, मान लो हम जुलाई में पहुंच गए हैं कि 15 मिनट में, फिर एक महीना आप और प्रैक्टिस करो कंसिस्टेंटली, तो कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि आप एक महीने बाद ये पर्टिकुलर चीज़ 8 या 7 जितने भी मिनट में कंपैरेटिवली कम हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग टाइम। और आपने इस दौरान में, ये जो 1 से 2 महीने का टाइम था, मान लीजिए कि अगस्त तक, तो कहीं ना कहीं जो हमारा कंटेंट भी तो इंप्रूव हुआ है। हम इतने सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे गलतियों से सीख भी तो रहे हैं। तो ये जो अबव एवरेज चीज़ थी ना, ये भी हो सकता है कि हम एक्सीलेंट की कैटेगरी में पहुंच जाएं। और एक बार यहाँ पर पहुंच गए हैं तो कहीं ना कहीं हमें बाकी चीज़ें, जैसे कि टाइम मैनेज कैसे करना है, या फिर हमारी वर्ड लिमिट प्रॉपर है या नहीं है, क्वालिटी कंटेंट को कैसे लेके आएँ, किस तरह से वैल्यू एडिशन की जाए, ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली हम फिर अच्छे से कर पाएंगे। तो कहीं ना ये प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें क्या लगता है कि अच्छा, आंसर राइटिंग के वीडियोस देख लिए, ये समझ लिया, तो बस डायरेक्टली अब एग्जाम में जाके मैं आंसर लिख दूंगा। बट शायद ना, अगर आप पहली बार मेंस लिख रहे हो तो आपकी ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है, ठीक है ना। तो इवन चाहे आज के टाइम ना आपको एक लेथार्जी फील हो रही होगी कि मैं एग्जाम में कैसे आंसर लिखूं, मेरा मन नहीं कर रहा आंसर लिखने का, बहुत सारे बहाने हो सकते हैं आंसर ना लिखने के, बट ज़रूरी क्या है? आपको स्टार्ट करना। आज आपको स्टार्ट करना है। मेक श्योर कि आप भले ही जितना मर्जी खराब आंसर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ज़रूरी है लिखना। जब तक लिखोगे नहीं तब तक इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ट्रस्ट मी, आंसर राइटिंग शायद सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है
फॉर योर मेंस, राइट। और कहीं ना ये जो सारा स्ट्रक्चर्ड वे में किस तरह से हम ओवर द टाइम इंप्रूव कर सकते हैं, यही फोकस रहता है हमारी ओनली आईएएस की टीम की का भी, कि आपको किस तरह से आपकी हेल्प करी जाए ओवर द टाइम आपको इस चीज़ों में बेहतर बनाने के लिए। और इसी डिमांड के कॉरस्पॉन्डिंग ना हमारी टीम के द्वारा 60 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम लेके आया गया है फॉर मेंस 2022। देखो इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर जो मैंने आपको चीज़ समझाई थी कि डेली बेसिस के आपको ना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आंसर राइटिंग का वो भी सिखाया जाएगा। इसके अलावा फिर एक बार जब आप थोड़ा थोड़ा ना बेटर इंप्रूव होते जा रहे हो, साथ ही साथ आपको फुल लेंथ टेस्ट भी यहाँ पे मिल जाएंगे और उसका साथ में डिटेल्ड इवैल्यूएशन, ठीक है ना। जो मैं बता रहा था ना कि आपकी मिस्टेक्स को समझना बहुत जरूरी है, तो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक्स को कैसे समझेंगे वो इवैल्यूएशन के थ्रू समझ आ जाएगा और उन इवैल्यूएशन के बेसिस पे आप अपने जो गलतियां थी इनको इंप्रूव करोगे, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा, वर्ड लिमिट में क्वेश्चन को आंसर करना सीखोगे, वैल्यू एडिशंस इंप्रूव करना सीखोगे। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे कवर किए गए हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं जैसे कि एसेस के कॉरस्पॉन्डिंग भी आपको कंटेंट मिल जाएगा, अपने मेंटर्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो ना इंप्रूवमेंट का एक स्कोप होता है वो इस पर्टिकुलर कोर्स में बहुत अच्छा है। तो ये पर्टिकुलर कोर्स आपके लिए ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जैसा भी आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ज्वाइन करो। बट कहीं ना कहीं मैं आपको फिर से बता दूं, आंसर राइटिंग अगर आप मिस कर रहे हो ना तो ट्रस्ट मी आप मुझे बाद में आके बोलोगे कि सर आपने सही बोला था कि आंसर राइटिंग जरूरी था, पर मैंने ना थोड़ा सा लेथार्जी एटीट्यूड अपना जो ना होता है ना कि हाँ हम कल कर लेंगे, परसों से आंसर राइटिंग स्टार्ट है, वो परसों कभी आएगा ही नहीं। तो ज़रूरी है कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग को जितना ध्यान चाहिए आप उतना दो। आप किसी भी टॉपर का ना उठा के देख लेना, डेफिनेटली आंसर राइटिंग आप वो बताएंगे आपको कि आंसर राइटिंग के कितना इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट रहा है उनकी प्रेपरेशन का। कुछ और आपके डाउट्स हो तो इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो या यहाँ पे मेल डाल के भी अपने डाउट्स को रिजॉल्व करा सकते हो। इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊँ, आप जब भी प्रैक्टिस करो ना तो ये यूपीएससी जो स्टाइल्ड शीट्स होती हैं उन पर ही प्रैक्टिस करो। होता क्या है, हमें जैसे आप जानते हो कि हमें 150 वर्ड्स वाले आंसर जो 10 मार्कर के लिए आते हैं उनके लिए ना अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 मिनट हमें देने चाहिए। उसके साथ ही जो 250 वर्ड्स वाले होते हैं दैट इज 15 मार्कर्स, वहाँ पे हम अराउंड 11 मिनट के आसपास, 10 से 11 मिनट के आसपास कहीं ना कहीं दे सकते हैं। तो ये चीज़ें कैसे समझ आएंगी कि 150 वर्ड्स मेरे 2 पेजेस में कितना जल्दी मैं कंप्लीट कर पा रहा हूँ या किस तरह से कर पा रहा हूँ, तो वो तभी आएगा जब हम जो यूपीएससी के क्वेश्चन का आंसर बुकलेट होती है ना इस टाइप की, उसी पर प्रैक्टिस करें। अगर मान लो आप इस हिसाब से इस टाइप की शीट्स पे प्रैक्टिस कर रहे हो जहाँ पे ना जो रूल शीट्स होती हैं, या फिर इस टाइप की शीट्स जहाँ पे कोई साइड में वही नहीं है, मार्जिन ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं इससे गलतियां होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक एग्जांपल समझाता हूँ कि जैसे ना मान लो मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर शीट पे कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मान लो मैंने लिखा कि टुडे इज संडे, तो शायद मेरी राइटिंग ना बहुत ही स्ट्रेट होएगी इस लाइन पे, पर जब मैं यूपीएससी वाली स्टाइल पे लिखूंगा हो सकता है मैं ऐसे लिखूं, ठीक है ना, और वो बाद में जब ऐसे पढ़ने में काफ़ी एक डायगोनल सा लग रहा है। तो ये चीज़ें भी काफ़ी स्टूडेंट्स का ना मैंने देखी है कि यहाँ पे वो गलतियाँ कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं किस तरह से लिखना है और किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है या वर्ड लिमिट के हिसाब से, वो बेटर तभी हो पाएगा जब यूपीएससी प्रॉपर शीट्स के ऊपर आप लिख पाओ। इसके अलावा जब हम ना इसे बिना मार्जिन वाली शीट्स के ऊपर लिखते हैं तो कई बार कुछ गलतियां कर देते हैं एग्जाम के अंदर कि हमने मार्जिन वाली जगह पे भी हम कुछ मेंशन कर देते हैं जो हमें नहीं मेंशन करना चाहिए था। जैसे आप इस पर्टिकुलर ना मार्कशीट को देखो तो इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के यहाँ पे पेनल्टी मार्क्स मेंशन है कि इसको 5 मार्क्स की पेनल्टी हुई है। अब एक पॉसिबल रीजन इसके पीछे का ये भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर एस्पिरेंट ने मार्जिन में कुछ लिख दिया हो या फिर कुछ ऐसी गलती कर दी हो जो उसको क्वेश्चन का आंसर बुकलेट पे नहीं लिखनी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको तभी अच्छे से क्लैरिफाई हो पाएगी जब आप जो आंसर प्रैक्टिस करते हो वो यूपीएससी स्टाइल शीट्स पे ही करो। इसके अलावा देखो, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना आंसर में बहुत ज़रूरी है। अब सर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? देखो स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपके बॉडी की एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होनी ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपसे पूछ लिया कि इम्पैक्ट क्या होते हैं, मान लो कि कोई मान लो ना कोई डिजास्टर आ गया, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं एक पर्टिकुलर के, तो क्या आप डायरेक्टली लिखने लग जाओगे अच्छा कि ये अर्थक्वेक के ये इम्पैक्ट्स होते हैं? नहीं, आपको कुछ हद तक ना उसका इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन है ना, ये डेफिनेशन भी हो सकती है। जैसे मान लो आपको पूछ लिया कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होता है ऑन वुमेन, तो कहीं ना कहीं अगर आप ग्लोबलाइजेशन की आपके पास अच्छी डेफिनेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल कि ग्लोबलाइजेशन एक तरह का इंटीग्रेशन होता है, इंटरकनेक्टेडनेस कैसे इकोनॉमीज के अंदर, आइडियाज़ के अंदर और भी चीज़ों के अंदर, मतलब मल्टीफेसेटेड एक तरह से ना जब इंटरकनेक्शन एंड इंटीग्रेशन होता है डिफरेंट चीज़ों का, उसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का स्टार्ट किसी डेफिनेशन से भी कर सकते हो, या अगर आपके पास कुछ डेटा हो, एग्जाम्पल
जैसे आपको ना कोई क्वेश्चन आ गया कि अच्छा ग्राउंड वाटर पोल्यूशन या फिर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन बहुत तेजी से हो रहा है, तो अगर आपके पास कोई प्रॉपर डेटा है इसके रिगार्डिंग कि अच्छा इतने % डेटा वाटर डिप्लीट हुआ है पिछले इतने सालों के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपका डेटा ना बहुत अच्छे से सब्सटेंशिएट कर रहा है चीज़ों को, तो आप डेटा के थ्रू भी इंट्रोडक्शन कर सकते हो। कुछ चीज़ करंट अफेयर्स में रही हो उसके साथ लिंक कर सकते हो, जैसे पिछले साल फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, 2020 में भी फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आया था, तो आप उस पर्टिकुलर फेडरलिज्म का जो टॉपिक पूछा हुआ है तो उसका करंट अफेयर्स कॉन्टेक्स्ट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन भी आप डिफरेंट डिफरेंट जगह दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी के अंदर आप आर्टिकल नंबर्स मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पे डिफरेंट हिसाब से सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन आपके बॉडी में, आपके आंसर में होनी चाहिए। अब एक बार स्ट्रक्चर में अगर इंट्रोडक्शन आ गया, फिर नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी, जो कि मेन कंपोनेंट होता है किसी भी आंसर का। अब इस बॉडी के अंदर ना सब हेडिंग्स को या सब पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सोचो कि हमें एक कोई क्वेश्चन दे दिया, तो उसके अंदर एग्जैक्टली क्या क्या पूछा गया है वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, कि क्या हमसे सिर्फ उसके इंपैक्ट पूछे गए हैं, या उसको किस तरह से हम उसको ठीक करने के लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। तो एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना कि कितने डिफरेंट पार्ट्स बनेंगे उस आंसर के, कि 2 पार्ट बन रहे हैं, 3 पार्ट बन रहे हैं, वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कोई सब हेडिंग मिस नहीं करते तो हमारा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर उस हिसाब से बन जाता है, एंड एग्जामिनर को भी ना आंसर कहाँ पे किस हेडिंग के अंदर लिखा है वो समझने में दिक्कत नहीं आती, राइट। उसके अलावा अब एक बार जब हम बॉडी की तरफ मूव कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हमें ओवर द टाइम इंप्रूवमेंट करनी होती है। जैसे कि पॉलिटी के अंदर हम कुछ केस जजमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो आप केशवानंद भारती केस को इंक्लूड करो, या फिर अगर हम राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहे हैं तो आप पुट्टा स्वामी जजमेंट को इंक्लूड कर सकते हो, राइट। कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे एथिक्स के अंदर आपको बहुत सारी एग्जांपल्स देनी पड़ती हैं, कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं उनको इंक्लूड करो, कुछ इंडेसेस या कुछ डेटा होता है, तो ये सारे चीज़ें ना आप बॉडी में अपने इंट्रोड्यूस करो, ताकि जो भी आप चीज़ बता रहे हो, जो भी आप अपना एनालिसिस बता रहे हो अपना आंसर के कॉरस्पॉन्डिंग, उस आंसर को आप अच्छे से सब्सटेंशिएट भी कर पाओ, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर कंपोनेंट होता है सेकंड, दैट इज बॉडी का। एंड लास्टली तीसरी चीज होती है कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन आपका ना एक एंडिंग प्रोवाइड करता है कि एग्जामिनर आखिरी इंप्रेशन आप एग्जामिनर पे किस तरह का छोड़ना चाहते हो, और आखिरी इंप्रेशन ना, क्योंकि हम सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आपको बहुत नेगेटिव इंप्रेशन नहीं यहाँ पे देना, आपको एक पॉजिटिव यानी कि एक फ्यूचरिस्टिक, किस तरह से एक रियलिस्टिक मैनर के अंदर हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर चीज आप कंक्लूजन के अंदर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट्स ने उस डायरेक्शन में क्या क्या एफर्ट्स किए हैं, इन चीजों को भी कुछ हद तक आप ना डिफरेंट स्कीम्स को यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है, एंड क्या क्या एफर्ट्स और लेने चाहिए ये भी आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। और देखो ये सारी चीज़ें जैसे कि हो गया ना कि किस तरह से कंटेंट हमारा बिल्ड होना चाहिए, या फिर कंक्लूजन को कैसे लिखना है, डिफरेंट एफर्ट्स क्या हो रखे हैं, करंट अफेयर्स कैसे इंक्लूड करने हैं, तो ये सारा पार्ट आ जाता है कहीं ना कहीं कंटेंट डेवलपमेंट एंड एनरिचमेंट के अंदर, ठीक है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ एस्पिरेंट्स का प्रीलिम्स तो डेफिनेटली अच्छा हो, बट मेंस के अंदर अभी ना उस हिसाब से हमने चीज़ें नहीं तैयार कर रखी है, तो कहीं ना कहीं ये कंटेंट को डेवलप करना, एनरिच करना, उस हिसाब से हम अपनी आंसर राइटिंग कैसे इंप्रूव करें, तो ये सारी की सारी चीज़ें ना हमारी ओनली आईएएस टीम के जो मेंस क्रैश कोर्स है उसके अंदर कवर करी गई हैं। यहाँ पर आपको एक प्लान शेड्यूल के हिसाब से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पूरा आपका ना जो मेंस का डिफरेंट कंपोनेंट होता है वो सारे यहाँ पे कवर कर दिए जाएंगे। साथ ही आप जानते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के लिए मेंस में, तो उनकी सारी की भी डिस्कशन आपको यहाँ पे अकॉर्डिंगली इन क्लासेस के थ्रू मिल जाएंगी। बाकी भी और डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो एक तरह से आप ना कंसिडर कर सकते हो कि आपका ना ये मेंस के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कोर्स भी मेरा ऑफलाइन मीडियम में भी अवेलेबल है एज वेल एज ऑनलाइन में भी, तो जिस हिसाब से आपको ठीक लगे, मतलब जो पर्टिकुलर माध्यम में आप करना चाहो ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो पर्टिकुलर अकॉर्डिंगली आप एनरोल कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि आप ना इस पर्टिकुलर जो डिफरेंट मैंने कोर्सेज बताए आंसर राइटिंग का, मेंस का, तो इस पर्टिकुलर कोर्स को ना डेफिनेटली ना अपनी बेनिफिट के लिए यूज करिए, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि आप ओवर द टाइम इन चीज़ों में बेहतर हो पाओ, ठीक है। कुछ डाउट्स हो तो आप डेफिनेटली इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मेरे ये वीडियो बनाने का देखो उद्देश्य यही था कि आपको ना मैं थोड़ा आंसर राइटिंग की तरफ बढ़ा पाऊँ। अक्सर हम ना थोड़ा, जो मैं आपको बता रहा ना बार बार, कि लेथार्जिक एटीट्यूड की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ना अपने मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ना थोड़ा मन ही नहीं करता एक तरह से, मतलब यही मैंने सुना है बहुत सारे एस्पिरेंट्स से कि सर मेरा लिखने का ही मन नहीं कर रहा। तो देखो इस चीज़ का देखो मन नहीं कर रहा, आई कैन अंडरस्टैंड कि लिखने का शायद किसी का भी मन नहीं करता, बट कहीं ना कहीं अगर हमें वो अपनी ड्रीम जॉब को पाना है ना, तो लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा,
सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं इससे ज़्यादा और आपको डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि आपको लिखना पड़ेगा ही। बिना इसके अगर आप बिना लिखे जाओगे ना एग्जाम में, या सोचोगे कि मैं एग्जाम में लिख लूंगा, तो ट्रस्ट मी ऐसा नहीं होने वाला। आप बाद में आके मुझे बोलोगे कि सर हाँ हमसे गलती होगी। तो बेटर यही है कि आप आज से ही लिखना स्टार्ट करो, चाहे जितना खराब लिखो कोई इशू नहीं है, बट इंप्रूवमेंट हम ओवर द टाइम डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि स्टार्ट राइटिंग। बाकी दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। कीप वर्किंग हार्ड, आप भी अपने एंड पे अच्छे से काम करते रहिए। गुड बाय एंड